और खबरों की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश से आ रही अहम खबर के साथ। एमपी के कटनी में नर्मदा घाटी परियोजना की टनल में कल शाम को पेश आए हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। टनल के नीचे 8 मजदूर और 1 सुपरवाइजर काम कर रहे थे, जिसमें से रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए अब तक 7 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। 2 लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस बीच भोपाल से एनडीआरएफ और जबलपुर से एसडीआरएफ की टीमें रवाना कर दी गई हैं। खुद सीएम शिवराज सिंह ने भी मामले को लेकर कटनी कलेक्टर प्रियंक मिश्र से टेलीफोन पर बात की है। भोपाल में भी इसके लिए सिचुएशन कंट्रोल से खास नजर रखी जा रही है। ये टंडन में हम लोग काम कर रहे थे, ठीक ना। ये क्या बोलते हैं, सलेमाबाद में। तो जब कंक्रीट नीचे ढलाई हो रहा था, ऊपर से कंक्रीट यानी कि पुराना वाला फटा, हम लोग नीचे गड्ढे में हैं 9 आदमी, वहाँ से फटा। सर जी हम लोग नीचे सिर्फ एकदम ज़मीन के अंदर दब गए, मिट्टी ऊपर से आ गई पूरा एकदम सिलाब सहित। इसके बाद हम लोग अंदर में दबे हैं, आवाज़ लगा रहे हैं ऊपर में, भाई थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा है। तो आदमी आया, मट्टी उट्टी खींचा हल्का फुल्का। इसके बाद धीरे धीरे करके कोई हिंच तान किया, मतलब पास में दिखाने लगे थोड़ा थोड़ा। तो किसी तरह से तो निकले हम लोग 2 आदमी, बाकी 2 आदमी अंदर ही था, अभी 4 आदमी। तब उन्हें अभी निकला कि नहीं निकला सर ये मालूम नहीं। टोटल कितने लोग थे आप लोग? टोटल सर जी 9 लोग थे। कल लगभग 7:30 बजे की शाम की घटना है और तत्काल इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ कर दिए गए थे। एसडीआरएफ की टीम पिछले लगभग 8-9 घंटे से लगातार रेस्क्यू का काम कर रही है। 2 से 3 बजे के बीच में रात में 2 लोगों को निकाला गया है और 2 लोगों का अभी जो अंदर से और उनसे हम लोगों का कम्युनिकेशन है। तो अभी करंट की स्थिति है कि उनसे हमारा संवाद बना हुआ है। उनको निकाल लेने की पूरी संभावना है। होपफुली अगले कुछ समय में हमें उसमें कामयाबी मिलनी चाहिए। शेष जो 2 लोग और हैं अंदर, उनसे भी हम लोग संपर्क करने का प्रयास कल से ही कर रहे हैं, किंतु किसी कारणवश संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारा यही प्रयास है कि हम सभी लोगों को सकुशल निकालें। एनडीआरएफ की टीम भी सपोर्ट में कुछ ही समय में हमें यहाँ उपलब्ध हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ कि इसमें उनके भी सहयोग से हमें रेस्क्यू ऑपरेशन में 7:30 बजे की घटना है। एनवीडीए का जो डाउन स्ट्रीम में सलीमनाबाद में एक्सकेवेशन का काम चल रहा था, उसकी जो मशीन है उसको रिपेयर वर्क के लिए एक वर्टिकल शाफ्ट बनाई जा रही थी। जैसे वो हॉरिजॉन्टल ड्रिल कर रही थी तो उसको बीच बीच में रिपेयर वर्क की ज़रूरत पड़ती है। रिपेयर वर्क के लिए उसमें से एक ड्रिल करके 9 लेबर उसके अंदर थे और जो कंक्रीट की वॉल बनाई जा रही थी वो किन्हीं कारणों से वो धसक गई और ऐसे वर्टिकल के बजाय वो थोड़ा सा उसके अंदर हमारे 9 मजदूर जो है फंस गए थे। 3 मजदूर सकुशल बाहर आ गए हैं, उनसे हम लोगों ने पर्सनली बात की है और वो इस समय अस्पताल में उनका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करके उनको सेफ प्लेस पे पहुंचा दिया गया है। 6 मजदूर जो अंदर हैं उनसे भी लगातार जो है हमारी जो रेस्क्यू टीम है वो बात कर पा रही है, वो सांस ले पा रहे हैं। अभी जो एक्सकेवेशन प्लान बनाया गया है उसके अनुसार जो ऊपर का जो कंक्रीट है मलबा है, उसमें एक छोटा सा ड्रिल होल करके उन मज़दूरों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे पीछे जो रेस्क्यू टीम का काम कर रही है, उन्होंने जो उसका पूरा प्लान बना के दिया है एक उदाहरण स्वरूप, उसमें जो संसाधन लगने हैं, इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि लगने वाले सभी संसाधन मौके पर उपस्थित हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी मेहताब आलम का। भोपाल से हमारे साथ मेहताब मौजूद है। मेहताब, आपसे जानना चाहेंगे रेस्क्यू ऑपरेशन की अभी क्या कुछ वहां पर हालत है और जिन मजदूरों को निकाला जा चुका है, जिन लोगों को निकाला गया है, उनकी हालत क्या है? ना उसमें सुरंग के अंदर 8 मजदूर और 1 सुपरवाइजर थे, जिसमें से अब तक 7 लोगों को महफूज तरीके से निकाल लिया गया है और उनको हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया गया है। वो जेर इलाज है, उनकी हालत भी मुस्तहकम है, बेहतर है। 2 लोगों से राब्ता जो है नहीं हो पा रहा है। हालांकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एसडीआरएफ की टीम जबलपुर से रवाना हो गई है और एनडीआरएफ की टीम भोपाल से रवाना होगी। थोड़ी देर में ये दोनों टीमें पहुंचकर कटनी में अपना काम शुरू कर देंगे और वहीं पर जो वज़ीर आला शिवराज सिंह ने भी इस मामले को देखते हुए फौरी तौर पर कटनी के कलेक्टर
प्रियंक मिश्र से बात भी की है। और भोपाल मंत्रालय में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, सिचुएशन कंट्रोल रूम, जहां से पल पल की हालात पर जो नजर रखी गई है और कोशिश की जा रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक जो 7 लोग निकाले गए हैं उनको बेहतर इलाज दिया जा सके और जो 2 लोग अभी अंदर हैं उनको महफूज तरीके से बाहर निकाला जा सके, है ना। जी मेहताब, तो लगातार आपसे हम इस खबर के ताल्लुक से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। 14 फरवरी को दूसरे मरहले के तहत इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। यूपी के 9 अजला में 55 सीटों पर दूसरे मरहले के तहत वोटिंग होना है। मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं, संभल में वोट कल डाले जाएंगे। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक इन हलकों में राय दहिंदगान अपने हक राय दही का इस्तेमाल करते हुए 586 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। पहले फेज के मुकाबले इस मरहले में मुस्लिम वोट नुमाया अहमियत रखते हैं। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर और अमरोहा में 40% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। रामपुर, अमरोहा, मुरादाबाद, देहात, संभल और सहारनपुर की सीटों पर 60% या इससे भी ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। वाज़ेह है कि 55 हलकों में तकरीबन 2 करोड़ राय दहिंदगान अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे, जिनके लिए तकरीबन 17,000 पोलिंग बूथ्स कायम किए गए हैं। कोरोना के मामलों में कमी के पेश नजर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी मुहिम से मुतालिक नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक इंतखाबी मुहिम जारी रखने की इजाजत दी गई। इसके अलावा इंतखाबी जलसों और रैलियों में 50% अहाते के साथ इजाजत फराहम की गई है। कोविड प्रोटोकॉल में बहुत हद तक नरमी लाई गई है। ख्याल रहे कि कल यानी 14 फरवरी को दूसरे मरहले के तहत यूपी, उत्तराखंड और गोवा में इंतखाबात होने हैं। लखनऊ का रुख करेंगे। लखनऊ से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे तारिक कमर। तारिक, आपसे जानना चाहेंगे कल जिन जिन इलाकों में यूपी में वोटिंग होना है, पोलिंग होना है, फैसला कुन वहां पर अपना एक असर रखते हैं, अपना रसूख रखते हैं, फैसला कुन इनका रहता है, खास तौर पर जो हमारे मुस्लिम वोटर्स हैं, क्या कुछ वहां पर अभी सियासी मंजरनामा? देखिए, बहुत अहम मरहला इसलिए भी तस्वुर किया जा रहा है, अगर जो कुछ सियासी तबसरे हमारे सामने आ रहे हैं, हम खुद भी देख रहे हैं कि लोगों का मानना यही है कि ये जो दूसरा मरहला है उत्तर प्रदेश इलेक्शन का, असेंबली इलेक्शन का, इसी के जरिए ये तय हो जाएगा, वाज़ेह इशारे मिल जाएंगे कि हुकूमत साजी के लिए कौन सी जमात अपर हैंड रखती है, कौन सी जमात आगे जा रही है। तो देखिए, जो ये पूरी बेल्ट है, इसको मुस्लिम बेल्ट भी लोग कहते हैं, चाहे वो सहारनपुर और उसका देहात हो, बिजनौर हो, अमरोहा हो, संभल और संभल से जुड़े हुए जो इलाके हैं, चाहे वो हसनपुर हो, सिरसी हो, असमोली हो, इसके अलावा मुरादाबाद और उसका देहात, बरेली, बदायूं हो। तो देखिए, ये तमाम वो इलाके हैं जहां बड़ी तादाद में मुस्लिम अक्सरियत है और साथ ही ऐसा इक्वेशन भी बन जाता है कि जहां वोट बैंक जो है बड़ा मुतासिर कर देता है पूरे इलेक्शन को। और जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें जो एक इत्तेहादी पूरा एक लहर रही है अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की, उसने मजीद इशारे दे दिए हैं। लेकिन देखिए, बुनियादी बात यही है ना कि कुछ भी कहना कब्ल वक्त होगा, क्योंकि जो टिकट की तकसीम की गई है उसमें भी कुछ सियासी जमातों ने तकसीम ऐसे कर दी है कि मुस्लिम वोट बैंक होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि एक एक शहर से, एक एक असेंबली हल्के से 3-3, 4-4 मुस्लिम कैंडिडेट भी खड़े हुए हैं। तो देखिए, बहुत अहम मरहला है और इस पर नजर रखेंगे कि किस अंदाज से वोट। तारिक, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे इन इलाकों की, बिलखुसूस जहां पर कल पोलिंग होना है वहां की हम बात कर रहे हैं, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर जो छोटे कामगार हैं, यानी घर घर में जो काम होता था, चाहे वो चूड़ी बनाने वाले हों या फिर बर्तन बनाने वाले हों, इस तरह के जो कामकाज से जुड़े लोग थे, वो कहीं ना कहीं कोरोना के बाद से सबसे ज्यादा मुतासिर नजर आ रहे हैं। क्या कुछ अहम मुद्दे यहाँ पर रहने वाले हैं, इसके बारे में आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है आपका। देखिए, जो छोटी सनतें हैं, चाहे वो संभल का सींग का काम हो या वो मेंथल से जुड़े हुए तमाम कारोबारी लोग हों। दूसरी बात ये कि पीतल नगरी का पूरा आपका उसके सामने मंजरनामा है। तो ये पूरे ऐसे कारोबार हैं जिनसे लाखों लोग जुड़े हैं और जाहिर है कहीं ना कहीं कोरोना ने उनको मुतासिर किया है। कोरोना के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है तो अभी तक लोग संभल नहीं पाए हैं। और देखिए, एक तो छोटी सनतों की बात है, तमाम सनतें मुतासिर हैं। दूसरी बात ये भी है कि हर तरह के कारोबार पर असर पड़ा है। तो ये जो बहुत अहम मौजू है, जाहिर है कि
ये बेरोजगारी इस वक्त इलेक्शन पर का अहम मौजू है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस अंदाज से कुछ सियासी जमातों ने, बिलखुसूस बरतर इख्तियार जमात ने इलेक्शन का मूड चेंज करने की कोशिश की है, उसको मजहबी रंग देने की कोशिश की है, उसकी अहमियत से भी इनकार आप इस इलेक्शन में नहीं कर सकते। तो जी तारिक कमर, तो लगातार कल वहां जिस तरह से वोटिंग होना है उसका पल पल का अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। और दूसरे मरहले के लिए सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। कई इजाफी टुकड़ियों की तैनाती अमल में लाई जा रही है ताकि किसी भी नामुसाइद हालात से निपटा जा सके। सेकेंड फेज में बरेली जोन के 8 जनपदों में चुनाव संपन्न होना है 14 फरवरी को। इसके लिए सुदृढ़ पुलिस व्यवस्था की गई है। करीब 700 से ज़्यादा कंपनियां सीएपीएफ के आगमन कर चुके हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर कम से कम आधा सेक्शन सीएपीएफ का डिप्लॉयमेंट रहेगा। सिविल पुलिस, होमगार्ड ये भी प्रत्येक मतदान केंद्र पर रहेंगे। इसके अतिरिक्त आसपास क्यूआरटी को भी डिप्लॉय किया जा रहा है। स्टैटिक सर्विलांस टीम, फ्लाइंग स्क्वाड अपना कर्तव्यों का निर्वहन पहले से ही कर रही हैं। क्लस्टर मोबाइल भी रहेगी और सेक्टर मोबाइल भी रहेंगी। तो सुदृढ़ पुलिस व्यवस्था की जा रही है और 14 फरवरी का चुनाव बरेली जोन में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराया जाएगा। आज मैंने देखा मुरादाबाद बरेली दोनों रेंज में भी सुदृढ़ व्यवस्था है। हम जितने भी वल्नरेबल और क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन हैं वो सभी चिन्हित हैं, उसमें अलग से पुलिस व्यवस्था रहेगी। इसके साथ साथ हम लोग टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग ड्रोन कैमरा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ सेंसिटिव एरियाज़ को वॉच करने के लिए। मुरादाबाद पुलिस ने अपने इन हाउस कैपेबिलिटीज़ के साथ एक बहुत ही अच्छा ऐप डेवलप किया है, ई संपर्क, जिससे कि चुनाव में जो भी हमारे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी रहेंगे वो उनके पास एक क्लिक ऑफ द बटन पे उनको सारी सूचनाएं उपलब्ध रहेंगी। बरेली एयरपोर्ट पर एयर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध रहेगी, जो इस सेकेंड फेज के चुनाव जहां जहां पर भी संपन्न हो रहे हैं अगर कभी आवश्यकता पड़ी तो एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। उत्तराखंड के साथ हमारे जो बॉर्डर्स हैं बिजनौर के, रामपुर और मुरादाबाद के सभी बॉर्डर्स पे हमारे चेक पोस्ट स्थापित हैं और राउंड द क्लॉक चेकिंग वहाँ पर शुरू करा दी गई है। ये लगातार चुनाव तक जारी रहेगी। ऐसे लोग जो चुनाव के समय गड़बड़ी कर सकते हैं उन लोगों को सचेत करने के लिए कुछ कार्ड जारी किए गए हैं। जो हमारे वल्नरेबल हैमलेट्स हैं वहाँ पर ऐसे लोग जो समस्या कर सकते हैं, ऐसे कारकों को चिन्हित करके उनको कार्ड जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त सेंसिटिव एरियाज में जैसे मैंने पहले ही बताया हम लोग ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल करके भी उनको वॉच किया जा रहा है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। यूपी में दूसरे मरहले के इंतखाबात होने हैं। 9 अजला में वोटिंग होनी है, लेकिन आज हम जानेंगे बिजनौर के नूरपुर में अवाम के रुझानात क्या हैं। यहाँ किसानों की एक बड़ी आबादी है और ये किसान ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज में भी पेश रहे हैं। यहाँ 2012 और 17 में बीजेपी ने कामयाबी हासिल की थी। इसके बाद 2018 ज़िमनी इंतखाबात में समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर कामयाबी हासिल की थी। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है और हम इस समय बिजनौर की नूरपुर विधानसभा में मौजूद हैं। 2012 और 2017 में बीजेपी के खाते में ये सीट थी। इसके बाद उपचुनाव हुए। 2017 में ये सीट सपा उम्मीदवार को गई। हम बात करते हैं, कुछ तमाम लोग बैठे हुए हैं, किसान भी हैं और इस गांव के लोग भी, हम इनसे जानते हैं। गजेंद्र सिंह से हम जानते हैं, ये गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद थे किसान आंदोलन के दौरान। गजेंद्र जी, किसकी हवा चल रही है? देखो, हवा तो जिस समय सत्ता में है ना सरकार, इसके विपक्ष में हवा चल रही। कोई सुना है कि 2 लोंडा है बता में, उनकी हवा चलती दिखाई दे रही है यहाँ तो। और किसानों के मुद्दे की अगर हम बात करेंगे तो सरकार ने आज भी किसानों से झूठ बोला, किसी वायदे पे खरा उतरने को तैयार नहीं है। इन्होंने कहा था कि एमएसपी पे हम गारंटी कानून बनाने के लिए कमेटी गठित कर देंगे, लेकिन आज तक कोई कमेटी गठित हुई है और ना ही कोई, जो उन्होंने कहा था कि भैया दिख रही है कृषि बिल वापसी ले लिया था, फिर भी नाराजगी है। नहीं, बिल वापस लेने से क्या हुआ? बिल तो थोप रहे थे हम पे, किसानों की मांग थोड़ी थी बिल की। किसानों को बिल तो थोपा गया था, वो वापस ले लिया। लेकिन जो एमएसपी किसान का हक है वो चाहिए किसान को। आधे रेट पे फसल बेच के किसान किसे वोट देगा, ये सब जानते हैं इस बात को। आप बताइए जी, क्या माहौल लग रहा है? गठबंधन का माहौल है। गठबंधन का ये बोलते हैं किसानों ने, ये है वो। एक चीज ये तो बता दो, इन्होंने किसानों को दिया क्या है? आप बता दो कि किसानों को इन्होंने ये दिया।
नाराजगी दिख रही है। ये भी जवाब दें भाई, इन्होंने ये नहीं दिया, क्या नहीं दिया। आपको ये तो बता दो कि ये दिया किसानों को इन्होंने। ताऊ या कुछ किसान किसका माहौल लग रहा है, किसको वोट जा रही है? वो तो मैं बीजेपी को दूंगा पक्का। किसानों को दिया भी नहीं है बीजेपी को वोट, तो दूंगा, दिया या ना दिया दूंगा बीजेपी को। किसके नाम पे दोगे? मुख्यमंत्री किसे पसंद कर? योगी को, योगी को, योगी जी के नाम पे जा रही है जी। क्या माहौल लग रहा था वो आपका? योगी जी को देंगे जी वोट हम, और भाजपा का माहौल चल रहा है, भाजपा कहीं नहीं जा रहे, बहुत अच्छी भारी मतों से जीतेगी और सब कुछ भाजपा। किसान नाराज भी दिख रहे हैं। किसान तो भाजपा के साथ है, नाराज नहीं है। नाराज तो छुट फुट थोड़े बहुत किसान है, अरे अधिकतर भाजपा के साथ है जी। क्या माहौल लग रहा है आपका? समाजवादी पार्टी का माहौल लग रहा है, गठबंधन का। क्यों लग रहा है? भाजपा ने जो दिया है वो 1 साल 1 महीना के समथिंग हम गाजीपुर बॉर्डर पर रहे, तो छोटे छोटे बच्चे जो प्याज और मटर छील रहे थे उन्हें भी देख के उन्हें मलाल नहीं आया। ऐसे एक बार भी सरकार ने ये सोची कि जाकर गाजीपुर बॉर्डर राकेश टिकैत जी से बात करी जाए। क्या माहौल चल लगेगा? सोमवार को चुनाव है, किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं आप? बीजेपी के लिए ऐसा वोट हमारा। भाजपा के लिए विकास किया है, खूब हुआ विकास, खूब हुआ विकास। 300 प्लस आएंगी सीटें प्रदेश में जी। प्रथम चरण में तो ऐसा लग रहा है कि नहीं हो रहा था, लोग कह रहे हैं। ये तो सब अपना झूठी वो है, बीजेपी आएगी। जीता हूँ, क्या माहौल लग रहा है? भैया 700 किसान मरे हैं बॉर्डर पर, यहाँ के किसान नाराज हैं। देखा था बिजनौर के किसान बहुत पहुंचे थे वहां पर। वो इसी वजह से है, इन्होंने एक बार भी एक शब्द भी मोदी जी ने कहा ना योगी जी ने कहा किसानों के लिए। आप बताइए जी, आप तो पूरे किसान पूरे हैं। ये जो गाय पास छोड़ रखी है, सारी फसल खा ली, इनका कोई इंतजाम हुआ आज तक? जी क्या माहौल? 400 प्लस में 400 भाजपा कहाँ गई? 3 छोड़ देंगे। हाँ जी की तरह कह रहे हो, आप बताइए जी। बताना है क्या इसमें? हवा चल रही है इस टाइम पूरब से पछाड़ तक गठबंधन की। युवा है, क्या सोच के वोट देंगे? जी मैं तो जी ये सोच के दूंगा जी, रोजगार मिले सबसे पहले तो युवाओं को, तो और जी किसान के हित की बात हो, ये है। गजेंद्र जी कुछ नाराज दिख रहे हैं, कुछ खुश दिख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मुद्दा आज हिंदू मुस्लिम का नहीं है, आज मुद्दा किसानों का। जो बच्चे हैं वे कह रहे हैं कि हमें रोजगार चाहिए, वे कह रहे हैं कि हमारा स्वास्थ्य ठीक हो। उस समय भी वे भूल नहीं पा रहे कि जब किसानों के बच्चे मर रहे थे, उन्हें सिलेंडर तक नहीं मिले। वो माहौल देखा कोरोना काल में, किस तरह से लोग मरे और गंगा में लाश बह गई, उस समय को नहीं भूल पा रहे। चलिए और किसानों से जान लेते हैं, बहुत दूर बैठे हो, क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो गठबंधन का ही है, क्योंकि अभी भाई कह रहे थे कि भाजपा ने बहुत विकास करा। इन्होंने इतना विकास करा कि तुमने देखा होगा कभी भी लाशें गंगा में तैरती हुई नहीं मिली, लेकिन इनके उसमें इतनी लाशें गंगा में तैरी हैं कि उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। कोरोना काल में इन्होंने पब्लिक को मतलब ऑक्सीजन। जी क्या चल लग रहा है, किन मुद्दों पे वोट दे रहे हो? मुद्दे से यही है किसानों के लिए कराया क्या? बीजेपी ने कुछ नहीं करा, नाराजगी है। हाँ 5 रुपए बढ़ाए 1 साल में योगी जी ने, इससे तो अखिलेश ने कई सारे 40 रुपए बढ़ा दिए थे, ये तो 25 रुपए भी अटक गए। किसान ने करा क्या यार बताओ? सिलेंडर इन्होंने गैस के बहुत ऊपर बढ़ा दिए, कहाँ थे 350 पे थे। अरे साहब तुम्हारे बिजार ये जो है सब खेत खा लिए, खलियान सब गेहूं खा चुके गए, बताओ क्या करें? तो विपरीत जाना पड़ेगा। तो बिजनौर की नूरपुर विधानसभा में मौजूद थे कुछ किसान, यहाँ पर खुश हैं, कुछ पक्ष वाले भी मिले, कुछ विपक्ष वाले भी मिले। और सोमवार को मतदान होगा, देखा जाएगा 10 मार्च को आखिर यहाँ का विधायक कौन बनेगा और प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। रोहित सिंह, न्यूज 18, नूरपुर विधानसभा बिजनौर। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने आसाम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा के मुतनाज़ा बयान को लेकर अपनी सख्त बरहमी का इजहार किया है। केसीआर ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुतालबा कर डाला। वाज़ेह रहे कि हेमंत बिस्व शर्मा ने उत्तराखंड में इंतखाबी रैली के दौरान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर काबिल एतराज अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए सवाल उठाए थे। मंत्री मोदी जी, क्या ये भाजपा का संस्कार है? क्या हमारा हिंदू धर्म है? क्या ये हमारा देश का मर्यादा है? किसी नेता को पकड़ के तुम किस बाप को पैदा हुए, ये आपका मुख्यमंत्री पूछ रहा है। मैं ही डिमांड करता हूं एक भारतीय होने के नाते, मेरा सर शर्म से झुक रहा है, मेरे आंखों में पानी आ रहा है। ये अच्छी बात नहीं है, इस देश के लिए ये बात अच्छी बात नहीं है
किसको लड़ाना चाह रहे हैं आप लोग? कोई नहीं लड़ सकता। भगवान किसको दो हाथ नहीं दिए। एक एमपी के बारे में आपका पार्टी का एक चीफ मिनिस्टर, तुम किस बाप को पैदा हुए बोल सकते क्या? ये हमारा संस्कार है क्या? क्या हमारे वेदों से, भगवत गीता से, महाभारत से, रामायण से यही सिखाया गया हमको? नहीं। हिंदू धर्म को बेच के उसके नाम पे वोट कमाने वाले आप लोग हो, आप गंदे लोग हो। अगर भाजपा के पास, भाजपा अध्यक्ष से मैं पूछ रहा हूं, नड्डा जी, क्या ये हमारा संस्कार है? अगर आप ईमानदार है, धर्म को निभाने वाले हैं, तो बरतरफ करो असम चीफ मिनिस्टर को। एक भारतीय नाते होने के नाते मैं डिमांड करता हूं, क्या एक चीफ मिनिस्टर ऐसा बात कर सकता है इस देश में? सहनशीलता का भी एक सीमा होता है। और आसाम के उजियाला हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि मैंने राहुल गांधी को गाली दी तो लोगों को परेशानी हो रही है, जबकि राहुल ने सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त आर्मी से प्रूफ मांगा था। इससे बड़ा जुर्म मेरी नजर में कुछ नहीं है, इसलिए गांधी फैमिली से भी जवाबदेही तय होती है। सबका ध्यान में रखना चाहिए, आर्मी को अपमान करना, आर्मी से प्रूफ मांगना कि मैंने सर्जिकल स्ट्राइक करके आया हूँ, इससे बड़ा गुनाह कोई भी नहीं हो सकता है। जननी जन्मभूमि ससर्गादपि गरीयसी। मैंने राहुल गांधी को कुछ बोला, इससे इतना आदमी भड़क गया। लेकिन जब राहुल गांधी आर्मी के लिए बोला था, तब यही लोग क्यों भड़क नहीं गया? यही लोग क्यों ट्वीट नहीं किया? ऐसे जो लोगों का मन में कि गांधी को आप नहीं कुछ बोल सकते हैं, बाकी सब कुछ कर सकता है, ये मानसिकता देश से जाना पड़ेगा। देश डेमोक्रेटिक बनना पड़ेगा। देश में यह हिम्मत होना पड़ेगा कि आप गांधी को भी क्रिटिसाइज कर सकता है। अब देखिए, वो खुल्लम खुल्ला आर्मी को क्रिटिसाइज करता है, जनरल बिपिन रावत को गाली देते हैं, बोलता है कि ये वो है। अपना एक जनरल सुंदर जी से गड़बड़ी करता है, एक जनरल कारियप्पा से गड़बड़ी करता है। ऐसा फैमिली करते रहा, लेकिन कोई लोग उनको जवाबदेही नहीं करता है। इंडिया अभी चेंज हुआ है और गांधी परिवार भी जवाबदारी का दायरा में है, उनको भी जवाबदारी देना ही पड़ेगा। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकरी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। टीका लगा,